अब देखिए यहाँ पर एकदम आराम से, फालतू चीज डिस्कशन में नहीं सुनना है, नहीं पढ़ना है, फालतू चीज नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित, ये सब जानता है। और शेर शाह का मकबरा सासाराम में। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि हम रंग रहे हैं बी और रंगा गया सी। तो एग्जाम एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, इस चीज को रोकना है। और ये क्वेश्चन सब जानता है सासाराम में है। अगर इस तरह का प्रश्न किसी तरह से गलत हो गया तो फिर इसे दुर्भाग्य में शामिल किया जाए। तो हम शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अब हम शेर शाह से चुनेंगे कौन ऐसी बात है जो एग्जाम में पूछ दे। शेर शाह में बहुत सारी बातें हैं, शेर शाह में बहुत सारी बातें हैं। अब हम कौन सा ऐसा चीज को टच करें जो एग्जाम में पूछ। अब हम पहला चीज देखेंगे यहां पर, तो शेर शाह मकबरा बिहार के सासाराम। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। अब देखें यहां पर पहला प्रश्न ये रहेगा, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद था। ये तो सब जानता है, लेकिन इसी में अगर आपको दे देता है कि शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद, मरीज, करीज, तो आप फिर यहां पर कंफ्यूजन में आ जाए। प्रणाम सर, ठीक है, हम आपके प्रणाम को स्वीकार करते। फिर पूछेगा शेर शाह के पिता का नाम क्या था? हसन सुर। पूछेगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539। ये देखिए, ये 26 जून बहुत मायने रखता है। और इस युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को। अब इसमें हम देखेंगे कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का शायद आपको मालूम नहीं है। तेज बोलने से माइक पर कोई असर नहीं पड़ता है। तेज बोलने से माइक पर असर बोल होता तो लोग 50,000 का माइक क्यों लगाते? तो फिर कौन बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी। और इस युद्ध में फिर शेरशाह ने किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित। फिलहाल इतना बात को जान लेना। पाइए, रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया? तो कल भी ये प्रश्न आया था, तो किसने लागू किया था? कहां सर्वप्रथम? मद्रास। अब प्रश्न पूछेगा कि मद्रास में सर्वप्रथम कहां? वारा महल। वारा महल। और वारा महल में कब? 1792 ईस्वी। किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो। थॉमस। क्लियर? आइए यहां देखिए, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता था, रज्मनामा के नाम। अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा अनुवाद किस मुगल बादशाह के समय में? अकबर। अकबर के समय में किसका? तो महाभारत। महाभारत का किस भाषा में? तो फारसी भाषा अनुवाद किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। रज्मनामा। तो महाभारत का फारसी भाषा अनुवाद रज्मनामा के नाम से कौन किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी एवं नकीब खान है। एवं
नकीब खान। अब यहां पर शाहनामा किसने लिखा था? शाहनामा किसने लिखा था? शाहनामा फिरदौसी। फिरदौसी जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। अब फिरदौसी ऐसा विद्वान था जो महमूद गजनबी सेना के साथ भारत नहीं आया। इस चीज को याद रखना है। अब यहां देखिए तूती नामा, ये किसने लिखा था? तो तूती नामा कौन लिखा था? देखें यहां पर जियाउल दीन, जियाउल दीन नक्शाबी। जियाउल दीन नक्शाबी। आगे बढ़ जाए, आइए। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। और इस कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजपूत राजवंश के शासक कृष्ण प्रथम ने किया। क्लियर है? बृहदेश्वर मंदिर कहां है? तो तंजौर में। और इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में किसने कराया था? तो चोल राजवंश के शासक, चोल राजवंश के शासक कौन? राज राज प्रथम। राज राज प्रथम। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। अरिमोली वर्मन। अरिमोली वर्मन। मान ये पूछ, अगर प्रश्न पूछेगा ना तो इसी तरह का पूछ, हर एग्जाम में इसी तरह का पूछता। लेकिन बात यह है, इस तरह के प्रश्न अगर पूछते हैं, अगर गलत हो गया तो अच्छी बात नहीं। अब बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा एवं लंबा मंदिर मान, भारत का सबसे बड़ा एवं लंबा मंदिर माना जाता, माना जाता है। ठीक ना? सल्तनत काल के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? कितने राजवंशों ने शासन किया? जल्दी बताएंगे, कितने राजवंशों ने शासन किया? मोस्ट भी। ठीक, 5 राजवंश। ठीक, सही है, 5 राजवंश सही है। जिन जिन लोगों का सही है उनका नाम बोलते हैं, जिन जिन लोगों का सही है उनका नाम बोलते हैं। अनामिका भारती, वेरी गुड, ये सही है। नवनीत कुमार, यह सही है। और आर सोनाली यादव, सही है। और कामनी कुमारी चौधरी, सही है। राहुल कुमार, इंद्रजीत कुमार, इन लोगों का विकास कुमार, इन लोगों का सही है। अब हम इतना से काम नहीं चलेगा, अब ये 5 राजवंश का नाम बताना है। तो 5 राजवंश के पहला राजवंश कौन था? गुलाम राजवंश। गुलाम राजवंश। गुलाम राजवंश का शासन काल क्या माना जाता है? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी। नंबर 2, खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश। और खिलजी राजवंश का शासन काल क्या माना जाता है?
1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी। नंबर 3 में कौन आता है? तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश। और तुगलक राजवंश का शासनकाल क्या आता है? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी। नंबर 4 में कौन आएगा? सैयद राजवंश। सैयद राजवंश। सैयद राजवंश का समय क्या है? 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी। नंबर 5 में कौन है? लोधी राजवंश। लोधी राजवंश। लोधी राजवंश का शासनकाल क्या माना जाता है? 1451 ईस्वी से लेकर 1526। 5 राज। ठीक है झा साहब, ठीक ना? आइए अब देखें, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? अलबरूनी। अब प्रश्न ये उभरता है कि अलबरूनी किसकी सेना के साथ भारत आया था? महमूद गजनबी। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबुल रेहान मोहम्मद। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद जैसी पुस्तक को किस नाम जानते हैं? भारत का दर्पण। भारत का दर्पण। इस पुस्तक से किसके बारे में जानकारी मिलती है? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, गणित और भूगोल के बारे में जानकारी, और भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। यस, सही है, अबुल रेहान। यहां देखें, डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की, और उसका नाम था पांड्य। और पांड्य शासकों का राजकीय प्रतीक क्या था? मछली। याद रखना है, मछली। चोल का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? बाघ। और चेर का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? तीर धनुष। तीर धनुष याद रखना है। और यहां पर याद रखना है, पांड्य शासकों का राजकीय प्रतीक मछली, चोल का बाघ, और चेर शासकों का राष्ट्रीय प्रतीक क्या? तीर धनुष। याद रखना। यह है राजपूत काल। याद रखना, 750 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के काल को इतिहास में हम राजपूत काल के नाम जानते हैं। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी। इसका नाम है अस्कंद। हम आपको सुदर्शन झील के इतिहास एक जगह कर देते हैं। हम सुदर्शन झील का इतिहास एक जगह कर देते हैं। इससे एक प्रश्न रहता है, और हम जो बोलते हैं आप आराम से लिखते चले जाएं। पहला, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया?
देखिए यहाँ पर रुद्र दामन प्रथम के, रुद्र दामन ऐसे लिखिए, शक राजा, शक राजा रुद्र दामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रांत, सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रांतपति नियुक्त किया था जिसका नाम पुष्यगुप्त था, और पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में कृषि की सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया, याद रहेगा। अशोक के समय में, याद रखना है किसके समय में, तो अशोक के समय में, देखते जाओ यहां पर, अशोक के समय में सुदर्शन झील में एक नहर का निर्माण कराया गया, एक नहर का निर्माण किया गया था, और इस नहर का निर्माण अशोक के समय में किसने कराया था, सुशासन ने, सुशासन ने कराया। बाद में ये सुदर्शन झील टूट गया, का बांध टूट गया, तो इसका मरम्मत कौन कराया था, तो मरम्मत शक राजा, शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने कहा था। तो शक राजा रुद्रदामन प्रथम के समय में उसका कौन सा अधिकारी मरम्मत कराया था, उसका नाम था सुबीसाक, सुबीसाक। फिर सुदर्शन झील टूटा, इसका मरम्मत कौन कराया, तो गुप्त राजा अस्कंदगुप्त, अस्कंदगुप्त। तो गुप्त राजा अस्कंदगुप्त के समय में सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया था, किया था, तो पर्णदत्त, उसके अधिकारी पर्णदत्त के पुत्र, उसके अधिकारी पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने किया, चक्रपालित ने किया, बस याद रखना। एक बार बता देते हैं यहां पर, राज पूछेगा कि शक राजा रुद्रदामन प्रथम के, एक बार इसको फिर रिपीट कर देते हैं ताकि हमेशा के लिए आपका हो जाए, हमेशा के लिए आपका हो जाए। पूछेगा कि शक राजा क्या नाम था, शक राजा का नाम था रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख का क्या नाम था, उसके अभिलेख का नाम था जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है, पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अधिकारी प्रांतपति नियुक्त किया था, उसका क्या नाम था, पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त ने कौन सा झील का निर्माण कराया, तो सुदर्शन झील का। आगे चलकर अशोक के समय में सुदर्शन झील में एक नहर का निर्माण किया गया, तो नहर का निर्माण करने वाले अधिकारी का अशोक के समय में क्या नाम था, सुशासन। सुदर्शन झील का बांध टूट गया, उसका पुनर्निर्माण कौन कराया था, शक राजा रुद्रदामन प्रथम। तो शक राजा रुद्रदामन प्रथम के उस अधिकारी का कौन क्या नाम था जो उस झील की मरम्मत कराई, तो सुबीसाक। गुप्त राजवंश के राजा का क्या नाम था, अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त के समय में सुदर्शन झील का मरम्मत कौन कराया था, उसके अधिकारी पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित। ठीक ना, क्लियर है ना। अब यहां पर समुद्रगुप्त है, और याद रखना है समुद्रगुप्त की जब बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था स्मिथ ने, स्मिथ ने। ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की, महाराजा
धीराज की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण। यहां देखिए, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? उसका नाम क्या था? फाहियान। फाहियान गुप्त राजवंश के किस राजा के दरबार में आया था? किसका? किस? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम किस नाम जानते हैं? तो गुप्त राजवंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम, विक्रमादित्य। इसके समय में चीनी यात्री कौन आया था? इसके समय में चीनी यात्री कौन आया था? तो फाहियान आया, फाहियान। और फाहियान ने एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम क्या था? उसका नाम फोकुओकी था। क्या नाम था? फोकुओकी। याद रहेगा। तो हुएनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्ष के दरबार में। ह से हर्ष, ह से हुएनसांग। तो ह से हर्ष, ह से हुएनसांग, ह से हर्ष, ह से हुएनसांग। और हुएनसांग को क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार, राजकुमार। नीति का पंडित, नीति का पंडित एवं वर्तमान, एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम था। हुएनसांग ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? सीयूकी, सीयूकी। इसी पुस्तक में उसने उल्लेख करता है, भारतीय काफी गुस्सैल होते लेकिन स्वच्छता के प्रेमी होते। आइए अब, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छ कटिम का विषय था। क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की प्रेम कथा। शूद्रक, अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर प्रश्न देखते हैं, शूद्रक किस काल में हुए थे? शूद्रक जैसे विद्वान किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में, गुप्त काल में। शूद्रक ने किस पुस्तक की रचना की थी? मृच्छ कटिका, मृच्छ कटिका। गुप्त काल में धन्वंतरी, धन्वंतरी एवं सुश्रुत जैसे, एवं सुश्रुत जैसे कौन हुए थे? आयुर्वेद के, आयुर्वेद के चिकित्सक। गुप्त काल में ही कौन? कामंदक ने, कामंदक ने कौन सी पुस्तक की रचना की? नीति सार। क्या साहब लोग कोई दिक्कत है? क्या साहब लोग कोई दिक्कत है? मेरे जवान को कोई दिक्कत है? जवान कोई दिक्कत है? नहीं। आइए यहां पर, पुलकेशिन चालुक्य शासक ने हर्ष को किस नदी के तट पर हराया था? और इसका नाम है नर्मदा नदी। और इस युद्ध के विषय में, इस युद्ध के विषय में हमें जानकारी किससे मिलती है? इस युद्ध के विषय में हमें जानकारी एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख कहां है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। इस अभिलेख की रचना किसने किया था? रवि कीर्ति नामक। किस भाषा में? संस्कृत में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, जैन धर्म। गीत गोविंद के रचिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन किस राजवंश का शासक था? तो किस राजवंश का शासक था? सेन राजवंश का,
सेन राजवंश। लक्ष्मण सेन अपने नाम पर एक संवत चलाया, उसका क्या नाम था? उसका नाम लक्ष्मण संवत। अब संवत कहते किसको? इससे दिन महीना वर्ष की जानकारी ली जाए। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू शासक। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे? जयदेव, जयदेव, कोई एवं हलायुध जैसे विद्वान रहते। जयदेव, धोई एवं हलायुध। जयदेव ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? गीत गोविंद, गीत गोविंद। और धोई ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? पवन दूत। ये खारवेल कहां का शासक था? कलिंग का शासक। कलिंग कहां है? उड़ीसा में। खारवेल किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। खारवेल किस राजवंश से संबंधित था? चेदी राजवंश। खारवेल के विषय में हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। गुप्त राजवंश के शासक, आइए यहां पर, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? कितने दिनों तक? तो महाभारत युद्ध 18 दिन चला। 18 दिन। ये महाभारत, मेरा अपना मानना है, ये महाभारत युद्ध जो 18 दिन भारत में चला, भारत को वर्षों पीछे ले गया। क्योंकि इस युद्ध में हम एक से एक हथियार को बर्बाद किए। इस युद्ध में हमने एक से एक योद्धा मेरा हंसते हंसते मारा गया। महाभारत युद्ध के बाद अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ गई, ये देखने वाला कोई नहीं। इस युद्ध में धन संपत्ति हर चीज की बर्बादी हुई। तो फिर हर चीज का दो पहलू, अच्छा और खराब। अब यहां देखिए, पूर्व हड़प्पा काल में किन स्थानों से खेत जोतने के प्रमाण मिलते? कालीबंगा और बनवाली। 2 और 4 से मिलते। 2 4 किस में है? तो बी में। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहां? पाकिस्तान के सिंध प्रांत। किस जिले में? लड़काना जिले। लड़काना, लड़काना जिले। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी। हाँ? अब देखिए यहां पर, लोथल कहां है? गुजरात। कहां? अहमदाबाद, अहमदाबाद जिले में। लोथल वर्तमान समय गुजरात के अहमदाबाद जिले में। कौन नदी? भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर स्थित। कालीबंगा कहां है? राजस्थान। कहां? तो गंगानगर जिले। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान के गंगानगर जिले। किस नदी के तट पर? घग्गर नदी। बनवाली कहां है? हरियाणा।
कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले। इसे ही हनुमानगढ़ भी कहा। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन। मांड कहाँ है? जम्मू में। किस नदी के तट पर? चिनाब नदी तट। रहमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले। कहाँ? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। तो इसका आंसर ढूंढिए ना। पहला का क्या होगा? 3। दूसरा का क्या होगा? 4। इसका आंसर सी होगा ना। हाँ, देश की आजादी बाद भारत में सबसे अधिक उत्खनन कार्य गुजरात की धरती पर। देश की आजादी बाद भारत में सबसे अधिक उत्खनन कार्य गुजरात की धरती। ठीक है, इनमें से कौन सा उपवेद है? तो उपवेद कौन कौन है? गंधर्व वेद है, आयुर्वेद, शिल्प वेद, धनुर्वेद। तो याद रखना है, ऋग्वेद का उपवेद कौन है? ऋग्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। और इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? युद्ध के बारे में। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और इसके बारे में किसके बारे में जानकारी मिलती है? संगीत के बारे में। यजुर्वेद। यजुर्वेद का वेद कौन है? आयुर्वेद। इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? चिकित्सा। अथर्ववेद का अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्प वेद। और इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? कला। तो यहां पर आप मिलाइए ना, 3 किस में है? 3 4, 3 4 5 6 3। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन। वैदिक नदियां, आधुनिक। कुब्भा कहाँ? काबुल। पुरुषनी कहाँ? रावी। सदानीरा कहाँ? गंडक। सतुद्री कहाँ? सतलज। एक का क्या? 2। 2 का क्या? 3। 3 का क्या? 1। 4 का क्या? अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में गया? ये शादी कब हुई थी? 1661 ईस्वी। और इसे चार्ल्स द्वितीय ने कब? 1668 ईस्वी। कितना? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। किराए पर किसको? ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया।
ब्रिटिश इंडिया आर्मी में चर्बी वाले कारतूस नई एनफील्ड राइफल कब आई? ये भी आई, कब आई? जनवरी 1815। पहले सेना को प्रयोग के लिए कौन सा राइफल दिया जाता? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। और इसके स्थान पर पहले सेना को प्रयोग के लिए कौन राइफल दिया जाता था? तो ब्राउन बेस, ब्राउन बेस राइफल। इसके स्थान पर कौन सा राइफल देना है? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर, गदाधर चट्टोपाध्याय। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी। 1772 ईस्वी। कहां? बंगाल के राधानगर, राधानगर। विवेकानंद, और विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। महाराजा खत्री के अनुरोध पर नरेंद्र दत्त अपना नाम बदलकर क्या रखा था? स्वामी विवेकानंद। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 की अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में की? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? जनरल। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की हत्या 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 कब हुई थी? 1928 में। किसके विरोध करने पर? तो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के विरोध कहां से कर रहे थे? लाहौर। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। किस षड्यंत्र के तहत? लाहौर षड्यंत्र के, लाहौर षड्यंत्र के तहत। क्लियर? 100 गांव संग्रहण 100 गांव के समूह को कहा गया। बीपीएससी को यह आंसर बदलना पड़ेगा, बीपीएससी को बहुत सारा आंसर बदलना पड़ेगा। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 ईस्वी में काबुल में अपनी सरकार, अस्थायी सरकार की स्थापना की। ये भी सही करना होगा। और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, यह भी सही करना होगा। 100 गांवों के समूह को संग्रहण कहा गया, यह भी सही करना होगा। उसके बाद होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और कौन? एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू जुड़ी हुई नहीं थी, सरोजिनी नायडू जुड़ी हुई नहीं थी। इसे भी सुधार करना। समझ गए? बहुत सारी बातें। इसमें बदलाव कर भी देगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर, बदलाव कर भी देगा। आप लोगों को 6, 7, 8 नंबर ऐसे भी बढ़ जाए।
देखिए, किस्मत बहुत बड़ा चीज होता है। हार जीत मायने नहीं रखता है। मायने यहाँ रखता है कि आप रुकिए मत, आप रुकिए मत, आप चलते रहिए। तो आप रुकिए मत, चलते रहिए। आज न कल मंजिल जरूर मिलेगी। ऐसा थोड़ी होता है, प्रूफ नहीं है तो एनसीईआरटी ही सही है। अगर आप एनसीईआरटी कहते हैं कि एनसीईआरटी का ही प्रूफ चाहिए, तो प्रश्न आपको एनसीईआरटी से ही पूछना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी से प्रश्न संग्रहण पूछे हैं, तो आप प्रूफ दीजिए ना, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है या नहीं। जब आप एनसीईआरटी का प्रश्न पूछ ही नहीं रहे, तो प्रूफ एनसीईआरटी से कैसे मिलेगा? संग्रहण एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये हाई क्वालिटी का प्रश्न, तो कैसे एनसीईआरटी? जब आप कहते हैं एनसीईआरटी, आप प्रश्न तो एनसीईआरटी पूछते नहीं। अगर संग्रहण एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो आप प्रूफ दिखाइए ना, कहाँ एनसीईआरटी है? ये कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बात समझ गए? आइए यहाँ पर। देखिए, ये सब चीज जो आपकी पसंद का है तो ले लीजिए। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार ज्ञात करें। इसका कैसे ज्ञात कीजिएगा? जब इसका डेट मालूम है, और इसका डेट सविनय अवज्ञा आंदोलन समय क्या है? 1930 से 1933। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? तब तो 1940। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 8 अगस्त 1942। किस मिशन कब भारत आया था? 23 मार्च 1942। अब इसको मिलाइए, तो अब मिलाइए तो क्या है? एक। फिर कौन आता है? दो। फिर कौन आता है? भारत छोड़ो आंदोलन। फिर कौन? फिर आंसर डी होगा। भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 को एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता को किस नाम जानते हैं? इसे हम दिल्ली समझौता दिल्ली इसे हम दिल्ली समझौता के नाम जानते हैं। इसे हम दिल्ली समझौता के नाम। और गांधी इरविन समझौता को गांधी इरविन समझौता इसलिए कहा गया, क्योंकि यह समझौता गांधी और इरविन के बीच। और गांधी इरविन समझौता को सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा। और गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये समझौता दिल्ली में। आइए, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया। गांधी जी प्रसिद्ध दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? कब? 12 मार्च 1930। और दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930। दांडी की दूरी कितनी थी? साबरमती से दांडी दूरी 385 की। लेकिन एक 241 किलोमीटर भी मिला। दोनों याद रखना, 241 किलोमीटर भी मिलता है, याद रखना। छोटा मोटा जब एग्जाम दीजिएगा तो 241 वाला प्रश्न पूछे। कमीशन लेवल में जब जाते हैं 385 पूछे। आइए यहाँ देखिए, प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1930। क्लियर हो गया पूरा ऑप्शन? यहाँ देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कर दिए गए कूट को उत्तर चुने। स्वराज पार्टी का स्थापना 1922, जबकि इसका ऑप्शन होना चाहिए 1923। 1923 होना।
और हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्थापना 1925, तो 3 का सी। तो पहला का ए, 3 का सी मारिए। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह संबंध किससे है? जवाहरलाल। नरेंद्र देव किस पार्टी समर्थित थे? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अच्युत पटवर्धन कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। यहां देखिए, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में के योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया था। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग के। तो याद रखिएगा, ये टीचर वाला जो भी एग्जाम होगा इसमें ये पूछ दे एम्बुलेंस सेवा के। और जब कमीशन दीजिएगा तो वहां पर आंसर ये हो जाता। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी की सेवा से प्रभावित होकर अंग्रेजी सरकार उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी की सेवा से प्रभावित होकर अंग्रेजी सरकार उन्हें केसर हिंद की उपाधि पर। ये सब बात को याद रखना। लॉर्ड डलहौजी की जब बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी क्या है? इसके समय में 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच एक्ट, वुड्स डिस्पैच एक्ट पारित किया, और इस एक्ट के तहत 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय के स्थापना। लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग समय में मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। एक एक उच्च न्यायालय के साथ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किस रियासत को मिलाया था? अवध को 1956 ईस्वी, सतारा को 1948 ईस्वी, झांसी 1953। हाँ, तो लॉर्ड हार्डिंग ही होगा, लॉर्ड हार्डिंग ही होगा। लॉर्ड हार्डिंग होगा। लॉर्ड हार्डिंग। जब भी क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन नंबर देकर पूछे, ठीक ना? जब भी प्रश्न पूछिए तो क्वेश्चन नंबर देकर। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधार के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 89।
इतने पीछा जाने को। क्या समय तो बर्बाद किया। क्या ही समय बर्बाद किया। हो गया 89। एक बार ये प्रश्न आया, 100 बार आया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आपने समय बर्बाद किया। आइए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक समय में 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना। किसके सिफारिश पर? मैकाले की। ये क्यों होगा, ये बताओ तो। क्यों होगा? एनसीईआरटी में आपका 9th-10th में पहला लाइन यही, और आप रिजल्ट की कल्पना कर, ठीक से पढ़ते हैं, ठीक से पढ़ते हैं, आप ठीक से पढ़ते हैं, ठीक से पढ़ते हैं आप। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम कब था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम कब था? कब था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम? जब प्रथम सिख युद्ध हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब आया है? कब का है ये? जब जॉर्ज पंचम आया था भारत। और ये कब है? 1911 का समय। जब बिन मतलब का, ठीक से पढ़ा कीजिए और बीच में फालतू मत टोकिए। हाँ, लगे कि हाँ वाह बहुत बेहतरीन बात टोक, मैं भी खुशी होगी। हमें भी टोकिए जरूर, लगे कि हाँ वाह बेहतरीन चीज के लिए टोका है, ये मेरे ब्रेन से हट रहा है। ऐसी ऐसी चीज को टोकता है कि दुनिया वाले भी डिस्कशन देख रहे हैं। ऐसे नहीं किया कीजिए। चलिए आप पढ़िए बढ़िया से। देखो, राजा राम मोहन राय को उत्तराधिकार के रूप में कौन सी उपाधि दी गई थी? राय की। कौन सी? राय की उपाधि दी। यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर। और ये कब, कहाँ का था? इंग्लैंड का। प्लूटो कहाँ का दार्शनिक था? यूनान का। और इसने एक पुस्तक लिखी, कौन? द रिपब्लिकन। द रिपब्लिकन। विलियम शेक्सपियर कहाँ का? इंग्लैंड का था। और मैकबेथ इसकी रचना है। और हैमलेट, हैमलेट तो रचना इनकी कई है कि दो रचना याद रखना, मैकबेथ और हैमलेट। कल्चर रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? याद रखना इस बात को। और ये थे बी जिनपिंग। संन्यास सेन को चीन का क्या कहा गया? राष्ट्रपिता। चीन की धरती पर 1911 ईस्वी में कौन सी हुई थी? चीनी क्रांति। और चीनी क्रांति के नायक कौन थे? डॉक्टर सन्यास सेन। डॉक्टर सन्यास सेन को क्या कहा गया? चीन का राष्ट्रपिता। चीन का राष्ट्रपिता कहा। चीन की धरती पर 1911 से 1921 ईस्वी में क्या हुआ था? साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की
समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। और इसके पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो पहला अध्यक्ष इसको माओत्से तुंग को बनाया गया। पहला अध्यक्ष माओ से तुंग को याद रखना। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कल्चर रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो आंसर ये हो जाएगा बी। हिटलर की मृत्यु कब हुई थी? 1945 में। हिटलर को चांसलर कब बनाया गया? जर्मनी का चांसलर 1933। और कब तक अपने पद पर? 1945। क्योंकि 1945 से मृत्यु हो गई। और नाजी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1920। कहां? जर्मनी। जर्मनी के कहां? म्यूनिख। जर्मनी कहां? म्यूनिख। पानी पीते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871। कब हुई थी? 10 मई 1871। कहाँ हुई थी? फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट। और ये फ्रैंकफर्ट कहाँ है? जर्मनी में। किन किन के बीच हुई थी? जर्मनी जब किसके बीच हुई? फ्रांस के बीच। शांति स्थापित करने। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना गया? रॉबर्ट ओवन को माना। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना गया? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी। क्या नारा दिया था? दुनिया का मजदूर एक। दुनिया का मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स ने 2 पुस्तक की रचना की। कौन कौन? दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मेरा डिस्कशन करके सब मास्टर बन गए। फ्री में डिस्कशन यूट्यूब पर जब हम करवा रहे हैं फ्री में ना, फ्री में मेरा कोई बैच चलता है, मेरा कोई बैच है, कोई मेरा स्पेशल बैच हम देते हैं। जब हम कोई स्पेशल बैच देते ही नहीं तो यूट्यूब पर फ्री डिस्कशन क्यों दे? तो हम गरीब बच्चों के लिए दे। हर आदमी की बस का चीज नहीं है कि पटना आकर सहरसा से पढ़ ले। ये मेरा 40 क्वेश्चन का ये डिस्कशन मेरा होता है पर डे, मंडे टू संडे। सिर्फ डिस्कशन देखकर। और इतना लड़का अच्छा स्कोरिंग कर लिया और उसे कोई नहीं रोके। डिस्कशन में बार बार हर चीज पढ़ाया जाता है और प्रश्न कहां से पूछा? यहीं से प्रश्न। इतना ही नहीं, हम स्वतंत्रता संग्राम पर यूपीएससी में आज तक जितना प्रश्न पूछा गया था मॉडर्न मतलब स्वतंत्रता संग्राम में 500 प्रश्न बीपीएससी में जितने आज तक पूछे गए 500 प्रश्नों को एकत्रित करके उसका डिटेल्स व्याख्या करके 5 वीडियो लॉन्च। और वह वीडियो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं था जो नहीं देखा। वही नहीं देखा जिसको दुनियादारी का ज्ञान ही नहीं। इतना ही नहीं, लड़का ने मांग हमसे किया कि हमको वर्ल्ड हिस्ट्री पर चाहिए सर। तो पूरे एनसीईआरटी का हम डिस्कशन 750 प्रश्न का 4 ऑप्शन के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री। 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं। तो फायदा उठाने वाला होता है, जो फायदा उठाने वाला है वह फायदा उठाया और बहुत दूरी तक चला। और जो एक विद्यार्थी होता है वो अपने में सुधार करे, वो अपने में सुधार करे। एक होगा वो अपने में सुधार नहीं करेगा,
वह टीचर को खाली कहेगा ये नहीं है तो वो नहीं है, तो वो नहीं है, वो नहीं। वह टीचर के खाली अवगुण देखेगा, टीचर का अवगुण देखेगा। सर ये करते हैं, सर वो करते हैं, सर अरे सर क्या करते हैं तुमको क्या लेना देना। कि जो पढ़ने वाला है वो अपना में सुधार करता, जो पढ़ने वाला नहीं है वह टीचर में अवगुण खोजता। अंतर यही है। आइए यहां पर, नाजीवाद किसका समर्थक था? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत। हम खुद बताएं, नाजी पार्टी का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी। कब? तो 1920। कहां? जर्मनी। जर्मनी में कहां? म्यूनिक। नाजी पार्टी पर किसका चिन्ह रहता है? स्वास्तिक का। ये झंडा किस रंग का होता है? लाल रंग। शहंशाह सर की जय हो। थैंक यू वेरी। लेकिन जल्दी कंपीट कीजिए, आप लोग कंपीट करेंगे तब हमारी ताकत बढ़ेगी। हमारी ताकत आपसे है। आप लोग कंपीट कीजिए, मेहनत कीजिए। यहां देखिए, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ क्रांति। ये है। और बुर्जुआ क्रांति किसको कहते हैं? सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति को कहते हैं, सामाजिक क्रांति। और इस क्रांति का उद्देश्य क्या था? समानती प्रथा को समाप्त करना। समानती प्रथा को समाप्त करना। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16वां। लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? पूर्वो राजवंश। पूर्वो राजवंश। लुई 16वां को फांसी पर चढ़ाने की अनुमति किसने दिया था? नेशनल कन्वेंशन ने। नेशनल कन्वेंशन ने। लुई 16वां फांसी कब चढ़ाया गया था? यानी गिलोटिन पर, गिलोटिन कब चढ़ाया गया? 21 जनवरी 1793। कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ट लिप है। एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र का जनक। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी। याद रखना, मेजनी ने, देखो यहां पर, मेजनी किसकी स्थापना किया? यंग यूरोप। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ? 1933 ईस्वी। और यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली। तो पानी पी ले। तबीयत खराब। तैयो पढ़ाते हैं सबको। तबीयत खराब होने के बाद देखिए यहां पर, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी कब किया था? 1833 में। 1833 से 1834 इसका समय मिलेगा, लेकिन इसको 1833 मान। और यंग इटली की स्थापना 1831। मेजनी कौन था? इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इटली के एकीकरण, एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? मेजनी। मेजनी, गैरीबाल्डी एवं एवं काउंट दी काबुल को।
याद रखना है, यंग यूरोप की स्थापना 1833 से 1834, देखिए 1833 मान। यंग इटली की स्थापना 1831, कौन किया था? मेजनी। और इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबुल को। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो पहला कौन? हर्यक राजवंश, उसके बाद शिशुनाग राजवंश, उसके बाद नंद राजवंश। मिलाइए, हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। सबसे प्राचीन राजवंश मगध का कौन हुआ? हर्यक। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस रचना मिलता है? शतपथ। और ये सबसे प्राचीन बना। अथर्ववेद का संबंध किससे? जादू, जादू, टोना, भूत, प्रेत। सामवेद का संबंध किससे है? संगीत। और शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया? महिला को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया, और ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण। बिहार के पटना 1857 के विद्रोह दौरान पुलिस बल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल होने का परिवर्तन कोई नहीं। तो ठीक है जनाब, अब हम चलें, फिर कल मिलते हैं हम अपने निर्धारित समय पर। क्या कुछ कहना है? बाय। कहना है? जो भी कहना है कह दो। जवान, कुछ कहना है? जो कहना है कह दो। जनाब, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग देर से जीना ही शुरू कर, जब तक रास्ते समझ में आते लौटने का वक्त हो जाए। इसलिए जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। जो चीज करना है कल पर मत छोड़िए, उसे अभी स्टार्ट। आपको लगता है कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आया है मन में ना, तो कल पर मत छोड़िए, अभी निकालिए और शुरुआत कर दीजिए। जब किसी चीज की शुरुआत होगी तो वह समाप्त जरूर होगा। इसलिए हम कहते हैं जनाब, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग देर से जीना ही शुरू, जब तक रास्ते समझ में आते लौटने का वक्त। बस इसी का नाम है। दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मुझको मरने का खौफ कहां। एक तलवार अब तुम्हें झुकना होगा, एक तलवार अब तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। यहां सबक है।